हेलो एवरीवन, वेलकम टू द YG लॉ क्लासेस। आज के वीडियो में हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872 का इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहली बार लॉ के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पहली बार पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या, ये क्यों बना, कब बना, इसमें क्या क्या कवर होता है, आज की वीडियो में हम उसी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या? हम लोगों ने कई बार सुना होगा और कई बार सुना होगा कि हमारे इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या फिर हमने आज इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है ना, ये सब हम लोगों ने कई बार सुना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आखिर होता क्या? तो जैसे कि मान लीजिए हमने एक डीलिंग की, हमने अपने फ्रेंड से कहा कि भाई ये मेरी बाइक है, अब तुम इसको सेल करवा दो। अगर तुम इसको सेल करवा दोगे तो मैं इस बाइक का जो भी वैल्यू मिलेगी इसका 5% तुमको दूंगा। ये क्या हुआ? एक एग्रीमेंट ही तो हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो हुआ कि अगर तुम मेरी बाइक सेल करवा दोगे तो मैं तुमको इस बाइक की वैल्यू का 5% दूंगा। ठीक है, अब हम कहीं गए, टिम्बर की शॉप में गए, वुड की शॉप में गए, वहाँ पे हमने वुड खरीदने के लिए कहा, वुड के लिए हमने ऑर्डर दे दिया कि आप भैया हमें इतना वुड दे दो, इसकी वैल्यू हम आपको देंगे। आपने वैल्यू तो दे दी मगर सामने वाला आपको वुड नहीं दे रहा है। तो क्या यहाँ पे किसी तरह का कुछ हुआ? यहाँ पे हमारे बीच में, उसके बीच में क्या हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना कि भाई हाँ आपको वुड की वैल्यू देंगे, आप हमें वुड दो। उसने वुड नहीं दिया तो आप क्या कर सकते हो? आप कहाँ जाओगे भाई? आपने पैसे दे दिए, आपके पैसे भी चले गए, आपको वुड भी नहीं मिला, आप कहाँ जाओगे? ऑब्वियस सी बात है, आप कोर्ट जाओगे, आप उसके खिलाफ एक्शन फाइल करोगे। तो किस बेस पे आप एक्शन लोगे? कहाँ लिखा है कि भाई अगर आपने पैसे दिए आपको वुड नहीं मिला तो आप उसके खिलाफ एक्शन लिख दोगे? ये कहाँ दिया है? हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दिया है कि अगर आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई डीलिंग की, कोई एग्रीमेंट किया है और सामने वाली पार्टी अब उस एग्रीमेंट को कंप्लीट नहीं कर रही है, उस एग्रीमेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, जैसा डिसाइड हुआ था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सामने वाला वैसा करेगा, आपने अपने प्रोमिसेस पे नहीं चल रही, तो आप कहाँ फाइल करोगे? कहाँ लिखा है? ये लिखा है हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। और ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आया कब, क्यों बना, आइए देखते हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट was enacted in 25 April 1872 and come into force on 1st September 1872। 25 अप्रैल को ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, इनेक्ट हो गया था, मगर लागू कब से हुआ है? 1 सितंबर 1872 से। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉन्ट्रैक्टस। अभी वर्ड आया कहाँ से डिराइव हुआ है? कॉन्ट्रैक्टस वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स टू वर्क ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो भी शर्तें रखी गई हैं कॉन्ट्रैक्ट में उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना। कौन सा वर्ड है? कॉन्ट्रैक्टस वर्ड। अभी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन कहाँ किया गया है? ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H, क्योंकि भाई ऐसे तो हमारा कई कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन हम लोग कह सकते हैं आपस में भाई, लेकिन एक पार्टिकुलर डिफिनेशन तो होनी चाहिए ना। तो कॉन्ट्रैक्ट की क्या डिफिनेशन है जो हमारे लॉ मानते हैं, वो हमें कहाँ बताई गई है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2H में। आइए पढ़ते हैं। एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। नया टर्म आया एग्रीमेंट। ठीक है, तो पहले हम डिफिनेशन देखते हैं। एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हर वो एग्रीमेंट जिसको कानून द्वारा लागू कराया जा सके हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब बात आई एग्रीमेंट क्या होता है, और एग्रीमेंट भी देख लेते हैं। एज पर सेक्शन 2E, एवरी प्रॉमिस, ठीक है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट क्या है? हम लोगों ने कई बार आपस में सुना होगा, एग्रीमेंट किया भी होगा आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने एग्रीमेंट किया होगा किसी न किसी के साथ। आप देखते होंगे किसी शॉप का एग्रीमेंट होता है, किसी हाउस का एग्रीमेंट होता है ना। तो ये सब जो एग्रीमेंट होते हैं वो क्या होता है, वही लिखा है। Every promises and every set of promises forming consideration for each other is called an agreement। तो एग्रीमेंट में क्या होता है? प्रोमिसेस होते हैं जो दोनों पार्टीज एक दूसरे को प्रॉमिस करती हैं एक प्रतिफल पे। ठीक है ना, कि अगर हम आपके साथ ये करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे तो बदले में आप हमारे लिए ये करेंगे। कंसिडरेशन मतलब होता है प्रतिफल, कि आप हमारे एक्ट के लिए हमें क्या दे रहे हो। ठीक है ना, कंसिडरेशन मतलब होता है प्रतिफल।
कोई मतलब हमारे एक्ट के लिए हमें क्या मिलेगा, हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वही मतलब होता है कंसिडरेशन। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस, ठीक है ना, कोई प्रॉमिस है या किसी प्रॉमिसेस का सेट है जो एक पेपर पे, जिसको हम एग्रीमेंट पेपर कहते हैं, उसमें जो भी लिखा होता है ना, सब प्रॉमिसेस तो होते हैं जो दोनों पार्टीज मिलकर डिसाइड करती हैं, फिर उसके पेपर पे लिखती हैं। जो भी प्रॉमिसेस दोनों पार्टीज को, जितनी पार्टीज होती हैं उस एग्रीमेंट में, उन सबको करने होते हैं और जिसके बदले में उन सारी पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलता है, तो उसे ही हम कहते हैं एग्रीमेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए अप्रोचेस बी। हाँ, अब एक जरूरी ये भी नहीं कि हर एग्रीमेंट मतलब लिखा हुआ हो, रिटर्न हुआ हो या मुंह से बोल के हुआ हो, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि एग्रीमेंट अगर दो पर्सन के बीच हो रहा है तो भैया लिख के ही दिया जाए। हम कई बार अपने शब्दों के बिना भी सामने वाले से एग्रीमेंट कर देते हैं। कैसे करते हैं, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ए अप्रोचेस बी टू डिलीवर हिज गुड्स टू अदर सिटी। ए बी के पास जाता है कि वो उसका गुड्स को किसी और शहर में डिलीवर कर दे। जब भाई घर शिफ्ट करते हैं तो हम लोग डिलीवरी करवाते हैं ना, तो वही एग्जाम्पल है। ए अप्रोचेस बी टू डिलीवर हिज गुड्स टू अदर सिटी। बी एक्सेप्ट दिस एंड डिमांड 500 रुपीज़ फॉर दिस। बी ने ये अप्रोच, ये ऑफर एक्सेप्ट किया और 500 रुपये इस डिलीवरी के लिए डिमांड किए। ए एक्सेप्टेड इस डिमांड एज अ कंसिडरेशन। ए ने ये जो 500 रुपये की डिमांड की ड्राइवर ने वो एक्सेप्ट कर लिया। तो अब ए का क्या है, ए का तो सामान डिलीवर हो जाएगा और जो डिलीवर कर रहा है उसको क्या मिलेगा, 500 रुपये। तो यहाँ पे कोई रिटर्न में एग्रीमेंट तो हुआ नहीं, यहाँ पे शब्दों से बिना रिटर्न के एग्रीमेंट हो गया ना। तो यही एक एग्रीमेंट है जहाँ पे हाँ जरूरी नहीं कि सब कुछ लिख के हो, हमारे बोल चाल से भी हम एग्रीमेंट करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अ शॉप ओनर रेंट हिज शॉप टू बी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक शॉप ओनर है जिसका नाम ए है, उसने बी को अपनी शॉप 1 साल के रेंट पे दी एंड इन कंसिडरेशन डिमांड सम चार्जेस, और कुछ चार्जेस डिमांड किए। बी एग्रीज टू पे सच चार्जेस। बी एग्री हो गया जो भी चार्जेस डिमांड हुए उन चार्जेस को पे करने के लिए। दिस फॉर्म अ एग्रीमेंट बिटवीन दम। अब इनके बीच में एक एग्रीमेंट बन गया, ठीक है ना। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एन एग्रीमेंट ऑफ अ प्योरली डोमेस्टिक नेचर और सोशल नेचर इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि हर एग्रीमेंट जो है वैलिड नहीं होता, ठीक है ना। कि हमने आपसे कहा, आप जैसे कि फ्रेंड्स के बीच में होता है कि ठीक है आज शाम को मेरे घर में पार्टी है, सबको आना है। अब कोई एक फ्रेंड दूर रहता है, वो दूर से खर्चा करके आपके घर आया, कहते भाई आपके घर में तो पार्टी थी, पार्टी तो है नहीं, तो अब क्या वो केस कर सकता है? नहीं कर सकता है। वहाँ पे जितने भी डोमेस्टिक नेचर और सोशल नेचर के एग्रीमेंट होते हैं वो वैलिड नहीं होते हैं, वो बाइंड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक इंटेंशन नहीं होती है कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की। भाई जिस वक्त जिस फ्रेंड ने कहा था कि अपने घर पे पार्टी देने वाला है, उसके मन में ये कुछ नहीं था कि अगर मैं पार्टी नहीं दूंगा तो मेरे खिलाफ एक्शन हो सकता है, ठीक है ना। एक इंटेंशन होनी चाहिए कि अगर वो ऐसा काम नहीं करेगा फ्यूचर में जैसा उसने प्रॉमिस कर दिया है तो उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। और ये कहाँ कहाँ होता है, जितने भी हमारे डोमेस्टिक होते हैं और जितने भी सोशल नेचर होते हैं ना फ्रेंड सर्कल के में, वहाँ पे जो हम आपस में एक दूसरे को प्रॉमिस कर देते हैं। भाई हमने एग्रीमेंट क्या पढ़ा, प्रॉमिसेस तो पढ़ा कि एग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिसेस होते हैं। हमने अपने फ्रेंड सर्कल में प्रॉमिस कर दिया, नहीं कि एग्रीमेंट कर दिया कि भाई हमारे घर पे पार्टी है, सबको आना है, और शाम को पार्टी तो हुई नहीं और कोई आ गया अपना खर्चा करके, तो वहाँ पे एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं हुआ। और जहाँ पे एक वैलिड एग्रीमेंट हुआ और वहाँ पे अपने अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया, तब आपके ऊपर एक्शन होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आइए इसको देखते हैं। ऑफर। ऑफर नाम हम लोगों ने सुना है, कई बार सुना है कि हमने इसको ऑफर दिया या हमें एक ऑफर मिला। तो ऑफर होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको भी बताया गया है। सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस प्रपोजल। प्रपोजल या ऑफर एक ही बात होती है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। क्या मतलब ये कि जब एक पर्सन किसी और पर्सन के पास आता है अपनी इच्छा को लेके, कुछ करने या कुछ ना करने की इच्छा को लेकर, इस उम्मीद में कि सामने वाला अपने कंसेंट, मतलब उसकी इच्छा क्या है, उसकी इच्छा क्या कि वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, इस इच्छा के साथ कि वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले या ना करे, ये जो मैं काम करने आया हूँ या चाहता हूँ कि वो मेरा काम ये करे
या मेरा ये काम वो ना करे, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रपोजल। ठीक है ना। जब एक पर्सन किसी और पर्सन के पास जाता है अपनी किसी इच्छा को लेकर कि वो मेरा ये काम करे या ये काम ही ना करे, विद द व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर, यानी कि वो उसकी इच्छा प्राप्त करने के लिए जब किसी और के पास जाता है उस एक्ट के लिए जो उससे चाहता है कि वो या तो एक्ट करे या तो ना करे, तभी हम उस चीज़ को क्या कहते हैं, प्रपोजल। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं गया अपने फ्रेंड के पास कि भाई मेरी ये बाइक है, इसको सेल करवा दो। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऑफ़र दिया कि मेरी ये बाइक सेल करवा दो। ठीक है ना। यही ऑफ़र कहलाता है, इसी की डेफिनेशन लिखी हुई है सेक्शन 2A में। अब मैंने तो दे दिया कि भाई मेरी ये बाइक सेल करवा दो, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट करना लॉ कैसे मानता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, वो हमारा बताया है सेक्शन 2B में। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, यानी कि जिस पर्सन को प्रपोजल, जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है, वो अपनी इच्छा व्यक्त कर देता है, यानी कि ठीक है, अपनी कंसेंट दे देता है। ठीक है, मतलब आपका ऑफर जो है एक्सेप्ट कर लेता है, आपको बता देता है। ठीक है ना। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अब वहाँ पे आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे ही सामने वाले ने अपनी इच्छा आपको बता दी कि वो करेगा या नहीं करेगा, वहाँ पे माना जाएगा कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोगों ने सुना होगा ऑफर अ प्रॉमिस। हमने उससे कहा कि ये मेरी बाइक है, इसको सेल करवा दो। अभी उसने कुछ बोला नहीं है, उसने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, ठीक है मैं देखता हूँ। तो ये क्या हुआ, ये तो उसने एक्सेप्ट कर लिया ना, ये उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं देखता हूँ, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला, उसने कुछ भी एक्सेप्टेंस नहीं किया। तो अब जब तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया तब तक, अगर मान लो कि 1 महीना हो गया और आपने कहा था कि भाई आपने कहा था कि 1 महीने के अंदर आप बाइक बिकवा दोगे, तो यही कहेगा कि ना कि मैंने तो एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने तो कोई प्रॉमिस नहीं किया था। तो प्रॉमिस कब हुआ, प्रॉमिस तब होगा जब वो उस चीज़ को, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। एंड प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। अगर उसने कहा ठीक है मैं तुम्हारी बाइक को 1 महीने के अंदर सेल करवा दूंगा, अब ये हो गया प्रॉमिस। अब अगर 1 महीने के अंदर उसने वो बाइक सेल नहीं करवाई, तब उसकी कुछ जिम्मेदारी उभर जाती है, अराइज होती है, तब उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस अराइज होती हैं। तो जब एक प्रॉमिस जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तब जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एक ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है सामने वाला पर्सन, तब वो एक्सेप्टेड प्रपोजल एक प्रॉमिस बन जाता है। और जब प्रॉमिस हो गया तो आपको उस प्रॉमिस को निभाना पड़ेगा, अदरवाइज सामने वाले का ये राइट है, अधिकार है कि वो आपके ऊपर एक्शन कर सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। द पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड अ प्रॉमिसर। जो पर्सन ऑफर देता है उसको प्रॉमिसर कहते हैं या ऑफरर कहते हैं, और जिस पर्सन को ये प्रपोजल दिया जाता है, जिस पर्सन को ऑफर दिया जाता है, उसको प्रॉमिसी कहते हैं या ऑफरी कहते हैं। अब अभी हमने बात की थी एग्रीमेंट की डिफिनेशन में कि एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन को यानी कि अभी ने बनाया प्रतिफल, समथिंग इन रिटर्न। इसको कहाँ डिफाइन किया गया, इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2D में। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence of promise is called a consideration for the promise। इसको समझते हैं इजी शब्दों में कि जिसको भी ये प्रॉमिस किया गया है कि एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, जिसने ऑफर दिया है उसकी इच्छा पे अगर प्रॉमिसी ने कुछ कर दिया या कुछ नहीं करने का वचन दे दिया, या कुछ कर रहा है या कुछ नहीं करने का वचन दे रहा है फ्यूचर के लिए, तो वही चीज़ क्या कहलाती है, कंसिडरेशन। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरी ये बाइक सेल करवा दो, आपने कहा ठीक है, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, तो आपने क्या कहा कि मैं आपकी बाइक सेल करवा दूंगा, लेकिन बदले में आप मेरा ये फ़ोन सेल करवा दो। ठीक है ना। सामने वाले ने आपको ऑफर दिया कि आप मेरी बाइक सेल करवा दो, आपने कहा ठीक है मैं सेल करवा दूंगा, लेकिन बदले में आप मेरा ये फ़ोन सेल करवा दो। ठीक, क्या हुआ, आपने उसको ये सामने वाले ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं आपका फ़ोन सेल करवा दूंगा। तो ये जो एक दूसरे ने एक्सेप्ट किया ना कि आप मेरी बाइक सेल करवा दो, मैं आपका फ़ोन सेल करवा दूंगा,
तो ये जो दोनों ने एक्सेप्ट किया, फ़ोन सेल करवाना, बाइक सेल करवाना, ये कंसिडरेशन है सामने वाले ने, ठीक है ना। जिसको जिसको बाइक सेल करनी है उसका कंसिडरेशन क्या है कि उसका फ़ोन सेल हो जाएगा, और जिसको फ़ोन सेल करना है उसका कंसिडरेशन क्या है कि उसकी बाइक सेल हो जाएगी, ठीक है। एक दूसरे के प्रोमिस के बदले में जो प्रतिफल मिलता है उसी को कंसिडरेशन कहते हैं। अब एक वैलिड एग्रीमेंट, अभी हमने बताया था ना कि सोशल नेचर और डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट्स वैलिड नहीं होते हैं, तो आखिर कौन से एग्रीमेंट होते हैं जो वैलिड होते हैं। और हमने कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। केवल वही एग्रीमेंट इन्फोर्स कराए जा सकते हैं, वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिनको कानून जो है इन्फोर्स करा सके, लागू करा सके। अब हर एग्रीमेंट को लागू नहीं कराया जा सकता, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट को, एग्रीमेंट को देखा जाता है कि उसमें जो इम्पोर्टेंट शर्तें हैं वो पूरी हो रही हैं कि नहीं। जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं ना, जरूरी चीज़ें होती हैं उस एग्रीमेंट में हैं या नहीं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें जो एक एग्रीमेंट में होना चाहिए ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले सके, और अगर बाद में सामने वाले ने उस कॉन्ट्रैक्ट के अलग कुछ किया तो उस पर हम केस फाइल कर सके। तो वही हम देखते हैं आगे। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एग्रीमेंट। पहला, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप सामने वाले को एक ऑफर दे रहे हैं, ठीक है ना। सामने वाले को आपने एक ऑफर दिया, और जिसको आपने ऑफर दिया यानी कि प्रॉमिस जो है उसने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक तो कोई वैलिड एग्रीमेंट बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो पहले एक ऑफर होना चाहिए, उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। दूसरा, इंटेंशन होनी चाहिए एक लीगल ऑब्लिगेशन की। ये यानी कि जिसको ऑफर मिल रहा है, जो प्रॉमिस कर रहा है, जो प्रॉमिसी है, जो प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर रहा है, जो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, उन दोनों के मन में ये होना चाहिए कि अगर उसने एक्सेप्ट करने के बाद या ऑफर देने के बाद अपने प्रॉमिस को, ठीक है ना, अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ये होना जरूर चाहिए। जैसे कि सोशल नेचर में हमारे मन में नहीं होता कि अगर हमने उसको पार्टी नहीं दी तो हमारे ऊपर केस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब हम अलग से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करते हैं जहाँ पे हमारी लायबिलिटी अराइज हो सकती है, वहाँ पे एक ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है ना। एक इंटेंशन होनी चाहिए कि अगर हमने अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया तो हमारे ऊपर केस हो सकता है। थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है ना। एक विधिक प्रतिफल होना चाहिए, वो नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दे सकते प्रतिफल में जो कि, ठीक है ना, जो अनलॉफुल हो। यानी कि अब हम एक एग्जांपल फिर से वही देखते हैं, बाइक वाला। आपने सामने वाले को कहा अपने फ्रेंड से कि आप मेरी बाइक सेल करवा दो। उसने कहा ठीक है, मैं आपकी बाइक सेल करवा दूंगा, लेकिन आपको भी एक काम करना पड़ेगा। आपको करना क्या पड़ेगा कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है ना, वो बड़ी महंगी बाइक लाया है, आप उसकी बाइक को चोरी करवा दो। तो क्या यहाँ पे एक वैलिड एग्रीमेंट हुआ? आपसे वो कह रहा है कि आप मेरे दोस्त की बाइक चोरी करवा दो। आप अगर करवा देते हो उसकी बाइक चोरी, और सामने वाला आपकी बाइक भी सेल करवा देता है, ठीक है ना। अच्छा, मानो नहीं करता है, आप उसकी बाइक जो चोरी करवाने के लिए कहा था, आपने वो बाइक तो चोरी करवा दी, लेकिन उसने आपकी बाइक को सेल नहीं करवाया। तो क्या आप कोर्ट जा सकते हो कि भाई इन्होंने कहा था कि अगर इस बाइक को चोरी करवा दे तो आप मेरी बाइक सेल करवा दोगे? तो क्या आप जा सकते हो? नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक अनलॉफुल चीज़ है, ठीक है ना। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए हमेशा। अब चौथा पॉइंट, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, यानी कि जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं, जो एग्रीमेंट में आए हैं, वो इतनी सक्षमता रखते हों कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, वो सक्षम होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब कानून ने सक्षम किसको किसको माना है, किसको नहीं माना है, हम वो देखते हैं। कौन सक्षम नहीं है उसको हम देखते हैं, ठीक है ना। पहला कौन है? माइनर कौन? अवयस्क। जो 18 साल की एज से कम है उसको माइनर कहते हैं, और एक माइनर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो उस चीज़ की क्षमता नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि वो माइनर है, और हमारे देश में तो लाइसेंस भी 18+ को ही मिलता है, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल है कि 18+ को मिलता है। तो दूसरा क्या है? अनसाउंड माइंड पर्सन, यानी कि वो दिमाग से पैदल नहीं होना चाहिए। थोड़ा ना कहते हैं कि दिमाग से खिसका हुआ, या दिमाग उसका सही से काम नहीं करता, मतलब पागल टाइप का आदमी, वैसा नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है? डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, इंसॉल्वेंट, यानी कि कानून ने उसको डिस्क्वालीफाई ना कर दिया हो। यानी कि इंसॉल्वेंट लिखा है ना, इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया, दिवालिया करार कर देना,
यानी कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा, दिवालिया हो गया वो, उसके पास कुछ नहीं बचा, यानी कि कानून ने उसको दिवालिया घोषित ना किया और डिस्क्वालीफाई ना कर दिया। चौथा पॉइंट क्या है, एनिमी नहीं होना चाहिए। आप एक एनिमी से एग्रीमेंट नहीं कर सकते। अगर आपने कर दिया है तो अगर उसने अपनी प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया बाद में, तो आप उसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है भाई। जो हम कंडीशन पढ़ रहे हैं, अगर वही कंडीशन होंगी तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है ना। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जब तक वो इन्फोर्स, जब तक भी उसमें उस एग्रीमेंट की जो एसेंशियल कंडीशंस हम पढ़ रहे हैं वो फुलफिल नहीं होंगी, तब तक वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। और हम के केस तभी कर सकते हैं जब हमें कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनिमी नहीं होना चाहिए। पांचवा क्या है, फ्री कंसेंट। जिससे हम ऑफर दे रहे हैं, जिसकी हम इच्छा ले रहे हैं, यानी कि जिससे हम कंसेंट ले रहे हैं कुछ काम करने के लिए, उसकी इच्छा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। डरा धमका के नहीं कि ठीक है तुमको मेरा काम करना ही पड़ेगा, बंदूक की नोक पे तुमने मुझसे काम करवा दिया, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन है कोअर्जन, यानी कि डरा धमका के। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब कि आप अपने घर पे बड़े हो या आप उसके बॉस हो, तो आपने उस पर रौब झाड़ दिया कि नहीं मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुमको ये काम करना पड़ेगा वरना तुमको नौकरी से निकाल देंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं करना है। फ्रॉड हम जानते ही हैं, फ्रॉड को लॉ में क्या कहा गया है वो हम फिर किसी अपने वीडियो में डिफाइन करेंगे। फ्रॉड नहीं करना चाहिए, कि कोई बात छुपानी नहीं है, कुछ गलत बात बता दिया, कोई सामने वाले को इंजरी करने के लिए, ठीक है ना, उसको कुछ डैमेज देने के लिए आपने कोई बात छुपा के कोई एग्रीमेंट पे साइन करवा लिया, कुछ एग्रीमेंट करने के लिए राजी कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। मिस्टेक एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, कोई गलत बात सामने वालों को नहीं बतानी है, उसको मिस रिप्रेजेंट नहीं करना है। बात कुछ है, आपने बताया कुछ और आपने उसका कंसेंट ले लिया, एग्रीमेंट में उसको राजी करवा दिया, तो कंसेंट हमेशा फ्री होनी चाहिए, ठीक है ना, डरा धमका के ऐसी कोई कंसेंट नहीं होनी चाहिए। छठा क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि आप दो चोरों ने आपस में एग्रीमेंट किया कि वो जो चोरी करेंगे उसका माल आधा आधा बांट लेंगे। चोरी तो हो गई, आधा आधा नहीं बटा। अब क्या दूसरा चोर चला जाएगा कोर्ट में कि भैया हमारा एग्रीमेंट हुआ था चोरी के माल आधा आधा करो? नहीं, क्योंकि यहाँ पे लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो अनलॉफुल हो। चोरी है, डकैती है, या जो भी ड्रग सप्लाई होती है, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है, लॉफुल होना चाहिए। 7 क्या है, मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वर्ड बाय लॉ, यानी कि कानून द्वारा उसको जो है वर्ड ना कहा गया हो, करार मतलब, ठीक है ना, उसको वर्ड ना कहा गया हो। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा गया है वेजरिंग। वेजरिंग जानते हैं, जो सट्टाबाजी हम लोग कहते हैं ना, कि बाजी का करार, बाजी करना। जैसे कि दिवाली में बहुत लोग जुए खेलते हैं, तो जुए में कोई हारा कोई जीता, तो जो हार गया है या फिर जो जीत गया है वो कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता कि भाई ये हार गए थे तो ये पैसा हमको दिलवाया जाए। ये वेजरिंग की जो बाजी का करार है, इसको कानून ने वर्ड करार दिया है, ठीक है ना। ये मान्य नहीं है, अमान्य है। चोरी, ठीक है ना, बाजी का करार है, चोरी है, ये सब कानून ने अमान्य करार दिया है, इसके लिए आप कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते। तो जितने भी ये 7 पॉइंट हमने एसेंशियल में पढ़े, अगर एक एग्रीमेंट के अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं तो वो एग्रीमेंट अब किसका रूप ले लेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेगा, ठीक है ना। और एक कॉन्ट्रैक्ट में जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, अगर उन प्रॉमिसेस, उन पॉइंट्स का सामने वाले ने, पार्टी ने पालन नहीं किया तो उसके अगेंस्ट में आप केस कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं जब ये सारे पॉइंट्स आपके फुलफिल हो रहे हों। आज की वीडियो में हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन कवर किया, एग्रीमेंट क्या होता है उसको देखा, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं उसको समझा, एक्सेप्टेंस और प्रपोजल की क्या क्या डिफिनेशंस दी गई हैं, क्या क्या है, इसको हमने कवर किया। और एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, एग्रीमेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए क्या वैलिड एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए, उसको कवर किया। हमारा आज का वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।